नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एरेज का टॉपिक शुरू किया था। तो एरेज में मैंने आपको न्यूमेरिक एरे बताया था, इंटीजर एरे, उस पर कुछ प्रोग्राम्स बताए थे आपको, और करेक्टर एरे के बारे में आपको बताया था कि करेक्टर एरे में आप कैसे इनपुट करेंगे और कैसे आउटपुट करेंगे। सी में भी बताया था और C++ में भी बताया था। तो आइए अब देखते हैं कुछ करेक्टर एरेज पे प्रोग्राम्स। न्यूमेरिक एरे पे मैंने आपको प्रोग्राम्स करवाए हैं। एक आपको मैंने प्रोग्राम करवाया है टू सम अप ऑल द वैल्यूज इन द इंटीजर एरे, टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द एरे एंड टू सॉर्ट द एरे इन द इंटीजर एरे। आइए अब देखते हैं कुछ करेक्टर एरे पे, करेक्टर वन डायमेंशनल एरे पे प्रोग्राम्स। फर्स्ट प्रोग्राम क्या है कि आपके पास एक एरे ए है, आपने उसमें कुछ डाटा इनपुट किया, आपको बी एरे में उसको कॉपी करना है। तो पहला प्रोग्राम है कि हाउ टू कॉपी द करेक्टर्स फ्रॉम वन एरे इनटू अनदर एरे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, दो एरे वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और बी। 100 ब्लॉक्स के ये बनेंगे। आई और जे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए। एंटर ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आपने इनपुट की। सपोज आपने न्यू दिल्ली इनपुट किया, न्यू स्पेस दिल्ली इनपुट किया, और सपोज ये ए एरे में प्लेस हो गया। ये ए एरे में प्लेस हो गया। अब ये ए एरे का डाटा आपको बी एरे में कॉपी करना है। जैसे ए में पड़ा है वैसे ही आपको बी में कॉपी करना है। तो जब भी आपको एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी करना है तो ये एक सिंपल सा लॉजिक बनेगा, क्योंकि एरे के हर ब्लॉक को विजिट करना है तो आपको एक लूप यूज करना पड़ेगा। चाहे फॉर यूज कर लीजिए, चाहे व्हाइल यूज कर लीजिए, चाहे डू व्हाइल। करेक्टर एरे में या तो व्हाइल यूज होता है या फॉर लूप ज्यादा यूज होता है आपका। तो ये मैंने व्हाइल लूप के थ्रू प्रोग्राम बनाया है। आई की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 0 प्रोवाइड कर दी है। आई आपका जो आपका एरे है उसके इंडेक्स का काम करेगा। और ये व्हाइल लूप की कंडीशन में मैंने क्या मेंशन करा है, व्हाइल ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल करेक्टर। मुझे पता है गेट लाइन फंक्शन ने ए एरे में जब डाटा स्कैन करा था, रीड करा था, कीबोर्ड से रीड करके स्टोर किया था एरे में, तो लास्ट में जहां मेरा डाटा फिनिश कर रहा था उसके जस्ट नेक्स्ट इंडेक्स पे मेरा क्या करेक्टर आ गया था, /0 जिसको कि नल करेक्टर कहते हैं या एंड ऑफ द स्ट्रिंग करेक्टर कह देते हैं। तो ये नल करेक्टर कहां पड़ा हुआ है आपका, 9th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। 8 तक तो दिल्ली का आई आया हुआ है। 9th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, नल करेक्टर पड़ा हुआ है, जिसको कि एंड ऑफ स्ट्रिंग करेक्टर भी कह देते हैं। अब क्यों मुझे पता है एरे में नल करेक्टर पड़ा हुआ है किसी न किसी इंडेक्स पे, तो मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, व्हाइल ai नॉट इक्वल टू नल करेक्टर। मैं ए एरे के हर ब्लॉक को कंपेयर करता जाऊंगा किसके साथ, नल करेक्टर के साथ। जब तक नॉट इक्वल है, जब तक नॉट इक्वल होता जा रहा है तब तक वो लूप को चलाएगा, और जैसे ही नल करेक्टर इक्वल टू नल करेक्टर हो गया तो लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक करेक्टर एरे को प्रोसेस करने की। यही कंडीशन आपकी बार बार हर लॉजिक में लिखी जाती है कि व्हाइल ai नॉट इक्वल टू नल करेक्टर। तो अभी i की वैल्यू 0 है तो a0 पे करेक्टर क्या पड़ा हुआ है, n पड़ा हुआ है। तो उसने कंपेयर किया n नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल ट्रू है आपकी, n आपका नॉट नल करेक्टर के नॉट इक्वल होता है, कंडीशन ट्रू है तो वो लूप के अंदर जाएगा। b i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू अभी 0 ही है। b0 में क्या आ जाएगा, a0 क्या है, n, तो b0 में n आ जाएगा। फिर i का इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 पे a1 पे चेक करेगा, a1 पे क्या पड़ा हुआ है, e पड़ा हुआ है। e नॉट इक्वल टू नल करेक्टर कंडीशन इज अगेन ट्रू,
कंडीशन ट्रू है तो B1 पे क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा यानी E आ जाएगा। I का इंक्रीमेंट करके 2, A2 पे चेक करेगा, A2 पे क्या पड़ा हो W, W नॉट इक्वल टू नल करेक्टर कंडीशन इज अगेन ट्रू। B2 पे क्या आ जाएगा A2, A2 यानी कि W आ जाएगा। ऐसे ही वो सारे डाटा कॉपी कर देगा और I की वैल्यू सपोज 8 होगी आपकी, I की वैल्यू क्या होगी आपकी 8 होगी आपकी। अब A8 पे क्या पड़ा हुआ है I पड़ा हुआ है, I नॉट इक्वल टू नल करेक्टर कंडीशन इज ट्रू। B8 पे क्या आएगा A8 आ जाएगा, तो B8 पे क्या आएगा I आ जाएगा। A8 पे क्या पड़ा हुआ I पड़ा हुआ है, फिर I का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 9 पे 9 करने के बाद A9 पे उसको क्या मिल जाएगा नल करेक्टर। नल करेक्टर नॉट इक्वल टू नल करेक्टर कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि मेरा A का सारा डाटा B में कॉपी हो चुका है, सिर्फ एक करेक्टर ही कॉपी हुआ, नल करेक्टर कॉपी नहीं हुआ। और उसको क्योंकि आप ये लॉजिक खुद बना रहे हैं तो आपको नल करेक्टर भी क्या करना पड़ेगा बी एरे के 9 इंडेक्स पे आपको असाइन करना पड़ेगा, ताकि जब सी आउट या कोई और फंक्शन उस पर काम करे तो उसको नल करेक्टर मिल जाए। तो लास्ट में लूप के फिनिश होने के बाद एंड ब्रैकेट के बाद बी ऑफ आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी 9, बी ऑफ 9 में क्या आ जाएगा /0 \0 आ जाएगा, यानी एंड ऑफ स्ट्रिंग करेक्टर यानी कि नल करेक्टर आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा नल करेक्टर। और सी आउट के बाद उसके बाद मैंने सी आउट कर दिया स्ट्रिंग इन बी इज इक्वल टू बी। अगर ये नल करेक्टर की स्टेटमेंट नहीं लिखी है आपने बी आई नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, तो ये जब आप इसको प्रिंट करोगे तो वो कुछ न्यू डायरी तो प्रिंट करेगा प्लस कुछ गार्बेज डाटा भी क्या करेगा प्रिंट कर देगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, हाउ टू कॉपी करेक्टर एरे फ्रॉम वन एरे इनटू अनदर एरे। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, व्हाइल लूप लगाना है। ये फॉर से भी आप कर सकते हो, फॉर से भी सिंपल है। अगला जो मैंने प्रोग्राम बताया है फॉर से ही बताया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कर रहा है आपका, नेक्स्ट प्रोग्राम है टू काउंट टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन द करेक्टर एरे। एरे में हम कुछ एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, सपोज न्यू दिल्ली ही आपने इनपुट कर दिया, तो न्यू दिल्ली में कितने वॉवल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट हैं वो चेक करना है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने क्या किया है बनाया है। तो सबसे पहले मैंने एक एरे ए डिक्लेयर किया, 100 ब्लॉक्स का एरे डिक्लेयर किया, आई जे 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए, वॉवल में वॉवल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दी 0, कॉन्स भी कॉन्सोनेंट में से कॉन्स निकाला वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसमें भी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या प्रोवाइड कर दी 0 प्रोवाइड कर दी। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट इंटीजर वेरिएबल है जिनकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0 है, और इसमें वॉवल में वॉवल का काउंट आएगा, कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट का काउंट आएगा आपका। तो एक स्ट्रिंग इनपुट किया, ए में मैंने गेट लाइन से इनपुट किया A,100, सपोज न्यू दिल्ली ही मैंने एंटर कर दिया। अब मैंने इसमें फॉर लूप यूज किया हुआ है i इज इक्वल टू 0, ai नॉट इक्वल टू 0 प्लस i। तो ये आपको सेम पहले मैंने आपको while से बताया है i की स्टार्टिंग वैल्यू 0 और कब तक एरे में ही चेक करनी है, करेक्टर्स को चेक करना है। कब तक चेक करना है, जब तक एरे में नल करेक्टर नहीं आ जाता, और एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे प्लस i। तो i 0 है, i क्या हो गया 0, ai में आपका n पड़ा है, n नॉट इक्वल टू नल करेक्टर कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो ये इफ कंडीशन के पास जाएगा। इफ कंडीशन यहां से शुरू हो रही है और आपकी यहां पर फिनिश कर रही है। इस इफ कंडीशन में मैंने क्या मेंशन किया है, मैंने आपके वॉवल्स मेंशन किए हैं स्मॉल लेटर में भी और कैपिटल लेटर में भी। कैसे मेंशन किए हैं, ai नॉट इक्वल टू अगर वॉवल है, अगर ai की वैल्यू कितनी है 0, a0 में क्या स्मॉल a है या लॉजिकल और ऑपरेटर यूज किया है, या फिर ai में कैपिटल a है
या फिर AI में स्मॉल ई है, या फिर AI में कैपिटल ई है, या फिर AI में स्मॉल आई है, या फिर AI में कैपिटल आई है, या फिर AI में स्मॉल ओ है, या फिर AI में कैपिटल ओ है, या फिर AI में स्मॉल यू है, या फिर AI में कैपिटल यू है। यानी आपको पता है 5 वॉवल्स होते हैं, A E I O U वॉवल्स होते हैं। तो मैंने उनकी कंडीशन मेंशन करी है और कंडीशंस को कैसे कंबाइन करा है। एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो उनको कंबाइन किया मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर से। और मैंने सिंगल कोड को यूज करते हुए कैरेक्टर्स को मेंशन किया हुआ है। A E I O को हम डायरेक्टली नहीं टाइप कर सकते, सिंगल कोट्स में उनको एनक्लोज करके लिखना पड़ेगा हर अल्फाबेट को आपको। तो अभी तो एन है, ये वाली इफ कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स, तो वॉवल का इंक्रीमेंट नहीं करेगा, एल्स में जाएगा। और ये एल्स में एक इफ कंडीशन कहती है इफ AI नॉट इक्वल टू स्पेस, या मैंने सिंगल कोट में स्पेस लिखा है। सिंगल कोट में स्पेस कैसे लिखना, सिंगल कोट लगाना है, स्पेस बार प्रेस करना है और फिर सिंगल कोट एंड कर देना है। लगातार कंटिन्यूस अगर आपने लगा दिए सिंगल कोट ऐसे तो एरर आएगा आपका। तो आपको ध्यान रखना कि आपको स्पेस बार प्रेस करना है, क्योंकि मुझे स्पेस काउंट नहीं करने हैं कॉन्सोनेंट में। तो मैं चेक कर रहा हूं क्या AI स्पेस के नॉट इक्वल है, तो अभी एन AI में n है, AI क्योंकि 0 है तो A0 में n है, n नॉट इक्वल टू स्पेस, आपका कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, और कॉन्सोनेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और n एक क्या है, कैपिटल N आपका क्या है, कॉन्सोनेंट ही है आपका। उसके बाद लूप का एंड ब्रैकेट आ गया, I का इंक्रीमेंट करेगा, I 1 हो जाएगा। अब A1 चेक करेगा, A1 क्या है मेरा, E, न्यू में से E उठाएगा, तो ये E नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर कंडीशन क्या निकलेगी, ट्रू। A1 पे ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली भी फॉल्स है, लेकिन ये वाली कंडीशन क्या निकल जाएगी, ट्रू। इन सारी कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन निकल गई तो वो इस इफ के ब्लॉक में जाएगा। ये इफ का ब्लॉक है, ये इफ का ब्लॉक है। तो क्योंकि ई वॉवल है तो वॉवल का क्या हो जाएगा, कंडीशन इफ की ट्रू हो जाएगी और वॉवल का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। फिर एंड ब्रैकेट आ गया लूप का, फिर ऐसे ही आपका 1 से 2 कर देगा, 1 से 2 कर देगा। A2 में क्या है, W है, W नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर कंडीशन ट्रू है। इफ कंडीशन W के लिए क्या रहेगी, फॉल्स, एल्स में जाएगा, चेक करेगा इफ AI नॉट इक्वल टू W, सॉरी स्पेस, AI में क्या आ गया है, W नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन क्या हो जाएगी, W स्पेस के नॉट इक्वल होता है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। कॉन्सोनेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट लास्ट टाइम 1 हो गया था, अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर लूप का एंड ब्रैकेट आ गया, I का इंक्रीमेंट करके 3, और A3 पे कैरेक्टर क्या है, स्पेस। अब आ गया स्पेस नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इफ कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स, क्योंकि स्पेस यहाँ पे तो वॉवल मेंशन किए हुए हैं। एल्स में जाएगा इफ AI में क्या आ गया, स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि स्पेस इक्वल टू स्पेस होता है, नॉट इक्वल की कंडीशन लिखी हुई है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो कॉन्सोनेंट का इंक्रीमेंट नहीं करेगा। एंड ब्रैकेट आ जाएगा, एंड ब्रैकेट आने के बाद I का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 4, ऐसे 4 करने के बाद A4 पे क्या डाटा पड़ा, D, तो D नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। इफ कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स, एल्स में जाएगा। AI में क्या है, अब आपका D नॉट इक्वल टू स्पेस कैरेक्टर कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। कॉन्सोनेंट का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, 3। ऐसे हर कैरेक्टर को वो पिकअप करता रहेगा और वॉवल और कॉन्सोनेंट का वो क्या करेगा, काउंट करता रहेगा। उसके बाद लूप जब A 9 पे पहुंचेगा, 9 पे क्या आ गया है, नल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। लूप से बाहर आ जाओगे और लूप से बाहर आने के बाद सी आउट क्या करेगा, वॉवल्स प्रिंट कर देगा और कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैंने आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट का काउंट कैसे करना है वो प्रोग्राम बताया है।
आइए अब कुछ और प्रोग्राम्स देखते हैं कैरेक्टर एरे पे। आइए स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम और देखते हैं कैरेक्टर एरेज पे। कैरेक्टर एरे पे ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ये क्या करेगा, टू प्रिंट द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। कोई भी आप स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और ये उसको रिवर्स में प्रिंट करेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये तो एक एरे डिक्लेयर किया मैंने ए, और इंटीजर वेरिएबल है, बी की हमें जरूरत नहीं है। ए एरे डिक्लेयर किया, टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर किया, आई और जे दो वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किए, एक स्ट्रिंग इनपुट की ए एरे के अंदर। गेट लाइन से मैंने इनपुट किया है। ए एरे में सपोज आपने स्ट्रिंग इनपुट करी राजकुमार, राज स्पेस कुमार, तो गेट लाइन को आपको दो पैरामीटर पास करने हैं, एरे का नाम और एरे का साइज। जितने ब्लॉक्स उसके पास हैं उस एरे का साइज पास करना है। अब इस स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करना है। रिवर्स प्रिंट करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो स्ट्रिंग कहां एंड हो रही है, यानी कि नल कैरेक्टर या एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर कहां पे आ रहा है। वो पता करने के लिए ये सिंपल सा लूप, वाइल लूप लिखा है मैंने। आई 0 से चलेगा वाइल ai नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर i प्लस प्लस। तो ये लूप क्या करेगा, i 0 होगा, a 0 में क्या पड़ा है, r पड़ा है, r नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, कंडीशन इज ट्रू, r आपका नल कैरेक्टर के नॉट इक्वल होता है। तो i का इंक्रीमेंट कितना हो गया, 1 हो गया। a1 पे क्या हो गया, a नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, कंडीशन इज ट्रू, i का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। a2 पे चेक करेगा, a2 पे j नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, कंडीशन इज ट्रू, i का इंक्रीमेंट 3 हो गया। ऐसे ये इंक्रीमेंट करता करता 8 पे पहुंचा। सपोज a8 पे क्या डाटा पड़ा है, a8 पे कुमार का r पड़ा है, r नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, कंडीशन क्या निकलेगी, ट्रू, i का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 8 से 9, और a9 पे क्या मिलेगा, उसको नल कैरेक्टर मिलेगा, और नल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर क्या कंडीशन हो जाएगी, फॉल्स। तो इस लूप का पर्पस यही है कि हमें यह पता होना चाहिए कि नल कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस लूप के फिनिश होने के बाद i की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, जहां तक नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है। अब रिवर्स करने के लिए हम दो डायरेक्शन से चलेंगे, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन से चलेंगे, एक रिवर्स डायरेक्शन से चलेंगे, और वैल्यूज को स्वैप करते चलेंगे। 0 को 8th पोजीशन पे, 8th को 0 पोजीशन पे, ऐसे 1 को 7th पोजीशन पे, 7th को 1st पोजीशन पे, ऐसे स्वैपिंग करते चलेंगे। तो 8 से शुरू करने के लिए i की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 से 1 कम होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने माइनस माइनस i कर दिया, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये लूप आपका रिवर्स करने का लॉजिक है। ये कैसे रिवर्स करेगा, j 0 है, 0 से शुरू करेगा, j की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0, और कंडीशन क्या कहती है, अगर j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू i है, j इज 0, i इज 8, j 0 is less than equal to 8, condition is true, condition is true, condition true है। तो टेम्प में ai का मतलब i कितना है, 8, a8 का में कैरेक्टर क्या पड़ा हुआ, r, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, r, a8 में क्या आ जाएगा, j 0 है, तो a0 में क्या पड़ा है, कैपिटल R, तो इसमें ai में क्या आ जाएगा, कैपिटल R, तो यानी कैपिटल R यहां पे आ जाएगा, और A0 में क्या आ जाएगा, टेम्प में क्या, स्मॉल r यहां पे आ जाएगा। उसके बाद लूप का एंड ब्रैकेट आ गया। उसके बाद j का इंक्रीमेंट करेगा और i का डिक्रीमेंट करेगा, क्योंकि हमें 0 से 1 करना है और 8 से 7 करना है, i का डिक्रीमेंट करना है और j का इंक्रीमेंट करना है। तो j का इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 1, और i का डिक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 7। कंडीशन चेक करेगा,
J is now 1, J 1 है, I 7 है, 1 less than equal to 7 क्या रहेगी कंडीशन? ट्रू रहेगी। अब टेम्प में क्या आएगा? A7 क्या है? स्मॉल a, तो स्मॉल a आ जाएगा टेम्प में। A7 में क्या आएगा? जो A1 में पड़ा है, A1 में क्या पड़ा है? A पड़ा हुआ है, तो यहां पे A आ जाएगा। A1 पे क्या आ जाएगा? जो टेम्प में क्या है? A है, तो A यहां आ जाएगा। उसके बाद लूप का एंड ब्रैकेट आ गया। J का इंक्रीमेंट करेगा, I का डिक्रीमेंट करेगा, तो J इंक्रीमेंट करके 2 और I डिक्रीज करके 6। कंडीशन चेक करेगा, J is 2, I is 6, J is 2, I is 6, तो कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। टैप में क्या आएगा? आई यानी कि A6 क्या है? M, कुमार का M, तो टैप में क्या आ जाएगा? M। और A6 में क्या आ जाएगा? A2 क्या है? J, तो A6 में क्या आ जाएगा? J, और A2 पे क्या आ जाएगा? टेम्प यानी कि M आ जाएगा। ऐसे फिर J का इंक्रीमेंट करेगा और I का डिक्रीमेंट करेगा। कितना हो जाएगा आपका? डिक्रीज करके I आपका 5, J 3 हो जाएगा और I कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कंडीशन 3 और 5 पे क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। तो टैप में क्या आ जाएगा? A5 क्या है? U है, और A3 में क्या है? स्पेस है, तो J3 है, I5 है, तो 5 और 3 वाले क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहां स्पेस आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। फिर J इंक्रीज करके 4 और I डिक्रीज करके 4 पे कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। 4 पे कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता है। फिर टाइम ये इंटरचेंज करने की स्टेटमेंट लगेगी, तो 4 पे के जहां पर है वही रहेगा, और आपका 4 पे ही स्वैपिंग करेगा, लेकिन दोनों I और J की वैल्यू सेम है, तो सेम इंडेक्स पे ही स्वैपिंग करेगा, तो K यहीं पे रहेगा, 4th इंडेक्स पे ही रहेगा। तो अब आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है। I उसके बाद J इंक्रीज करके 5 और I डिक्रीज करके 3। 5 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन क्या रहेगी? 5 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन क्या रहेगी? फॉल्स। अब लूप से बाहर आ जाएगा और रिवर्स में जो A में स्ट्रिंग रिवर्स होके आई है वो क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। तो ये रिवर्स करने का एक सिंपल सा लॉजिक था आपका। ऐसे ही आपको एक प्रोग्राम करना है। क्या प्रोग्राम करना है? टू convert the string in uppercase। आपने एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है लोअर केस में और आपने उसको अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पे। आपको कैरेक्टर्स को लोअर से अपर केस कैसे कन्वर्ट करने हैं? जो आपके कीबोर्ड में जितनी भी कीज होती है वो होते जैसे आपके अल्फाबेट से ए से लेके जेड तक होता है, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इंटरनल एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसको कि आस्काई वैल्यू कहते हैं। तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, क्या आस्की वैल्यू होती है? 65 to 90 होती है। ऐसे स्मॉल ए से लेके जेड तक क्या वैल्यू होती है? शायद 96 से लेके 122 होती है। तो आपको क्या करना है? आपको आस्की वैल्यू को यूज करते हुए आपको अपर केस में कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करना है। अगर आप लोअर केस में
यूज करेंगे कैरेक्टर्स को तो उनकी आस्की वैल्यू क्या मिलेगी, 96 to 122 मिलेगी आपको। तो आपको क्या करना है, सिंपल AI इज इक्वल टू AI -32 कर देना है। हालांकि AI में तो कैरेक्टर पड़ा है, कैरेक्टर में आप एक न्यूमेरिक वैल्यू माइनस करेंगे तो वो उसको उसकी आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करके 32 माइनस करेगा और उसको दोबारा से कैरेक्टर में कन्वर्ट करके AI में स्टोर कर देगा। तो आपको ये स्टेटमेंट यूज करनी है, AI इज इक्वल टू AI -32। इससे आपका जो अल्फाबेट होगा लोअर केस में होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में करना है। आइए अब देखते हैं टू डायमेंशनल एरेज। टू डायमेंशनल एरेज देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है, जब आप एरे डिक्लेयर करते हो तो अभी तक आप एक स्क्वायर ब्रैकेट ही मेंशन करते आए थे। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अगर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगा दोगे तो वो टू डायमेंशनल एरे बन जाएगा। तो ये 10 बाय 10 का क्या बन गया, एक 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे बन गया। टू डायमेंशनल एरे बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने +1 +2 में मैट्रिक्स किया है। मैट्रिक्स में रोज और कॉलम का कंसेप्ट होता है। तो फर्स्ट डायमेंशन क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट डायमेंशन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज। सेकंड डायमेंशन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब भी आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है आपने C++ में या C लैंग्वेज में, तो आप 2D एरे को यूज करेंगे। तो ये 10 बाय 10 रोज 10 कॉलम्स का क्या बन गया, 2D एरे बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने 1D एरे डिक्लेयर किया था तो उसमें इनपुट किया था और आउटपुट किया था। इनपुट करने के लिए एक सिंगल लूप यूज किया था और आउटपुट करने के लिए भी क्या यूज किया था, सिंगल लूप यूज किया था। तो अब इसमें 2D एरे में कैसे इनपुट आउटपुट करेंगे, तो I, J, रो, कॉल, मैंने 4 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम ये पूछते हैं कि 2D एरे वैसे तो 10 बाय 10 रोज 10 कॉलम्स का डिक्लेयर किया गया है, लेकिन आप कितनी रो और कितने कॉलम यूज करना चाहते हैं। 10 बाय 10 मैक्सिमम है, लेकिन 10 बाय 10 में से कितनी रोज और कितने कॉलम्स आप यूज करना चाहते हैं, तो वो रो और कॉल वेरिएबल की वैल्यू मैंने क्या की है, इनपुट कराई है। मैंने पूछा है हाउ मेनी रोज, रो में इनपुट करेंगे, हाउ मेनी कॉलम्स, कॉलम में इनपुट करेंगे। सपोज आपने कहा 3 रोज एंड 3 कॉलम, 3 बाय 3 का आप एक मैट्रिक्स इनपुट करना चाहते हैं। तो ये एक एरे बन गया A, जिसमें रोज की भी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 और कॉलम की भी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 0 से लेके 9 तक, और कॉलम रोज की भी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 0 से लेके 9 तक। जब भी आपने अब नेस्टेड लूप, जब भी आपने 2D एरे में आपने डाटा इनपुट कराना है तो आपको नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सिंगल लूप से आप डाटा इनपुट नहीं करा पाएंगे। तो आपको जब भी 2 डायमेंशनल न्यूमेरिक एरे में, न्यूमेरिक एरे चाहे वो इंटीजर एरे है, चाहे फ्लोट एरे है, चाहे डबल एरे है, तो आपको बिना नेस्टेड लूप के आपका डाटा इनपुट नहीं हो सकता। तो ये एक नेस्टेड लूप लिखा है मैंने, और इस नेस्टेड लूप में आउटर लूप क्या है, रो के लिए चल रहा है, और इनर लूप कॉलम के लिए चल रहा है। आई वाला जो फॉर लूप है वो रो के लिए चलेगा, जे वाला आपका कॉलम के लिए चलेगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जे 0 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। जे की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 लेस देन कॉल की वैल्यू भी कितनी है 3, 0 लेस देन 3 कंडीशन कॉल जे वाले की भी क्या हो जाएगी ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर जाएगा और कहेगा एंटर ए नंबर।
एक नंबर आप इनपुट करोगे, सीन कहां स्टोर कर देगा, आई ए आई जे, आई कितना है 0, जे कितना है 0, तो 0 0 पे मैंने एक 10 इनपुट कर दिया तो वो यहां प्लेस कर देगा। उसके बाद आपको पता है आउटर आई के इंक्रीमेंट पे नहीं जाएगा, जे का इंक्रीमेंट करेगा, जे कितना हो जाएगा इंक्रीज करके 1 हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई अभी आपका 0 ही है लेकिन जे कितना हो गया 1, 1 पे कंडीशन क्या रहेगी, जे की कंडीशन, जे की 1 की 1 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। फिर नेक्स्ट नंबर इनपुट करेंगे, आई 0 ही है, जे कितना हो गया 1, 0 1 20 इनपुट यहां कर दिया, ऐसे जे का इंक्रीमेंट करके 2 कंडीशन जे की ट्रू, नेक्स्ट नंबर का इनपुट हो जाएगा 0 2 30 इनपुट कर दिया। अब जे का इंक्रीज करके 3 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। अब आप जे से बाहर आओगे और आई के इंक्रीमेंट पे जाओगे, अब आई इंक्रीज करके 0 से 1 होगा और 1 के लिए और 2 के लिए ऐसी जे 0 से लेके 2 तक सेकंड रो और थर्ड रो के लिए क्या करेगा, डाटा इनपुट कराएगा। तो आपने देखा कि एक 2 डायमेंशनल न्यूमेरिक एरे में अगर आपको डाटा इनपुट करना है तो कैसे इनपुट करना है। आइए अब देखते हैं डाटा आउटपुट कैसे करना। तो जैसे इनपुट किया वैसे ही डाटा आउटपुट करना है। तो आउटपुट कैसे करना है, एक नेस्टेड लूप की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। आउटर लूप रो के लिए चलेगा, इनर लूप कॉलम के लिए चलेगा और सी आउट ए आई जे कर देना है। और हर रो में जो वैल्यूज आ रही हैं, जो कॉलम की वैल्यूज आ रही हैं वो आपको टैब से सेपरेट आउट करनी है। स्पेस देना है, कहने का मतलब स्पेस देने के लिए आपको कौन सा एस्केप कैरेक्टर मिला हुआ है, /t मिला हुआ है। /t क्या, /t क्या करेगा, टैब जनरेट करेगा 2 नंबर्स के बीच में। तो ये एक आपका क्या है, नेस्टेड लूप है जो आपका आउटपुट करने के लिए यूज किया गया है। तो आपको स्टूडेंट समझ आया होगा कि 2 डायमेंशनल एरे में कैसे आपको डाटा इनपुट करना है, आउटपुट करना है। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है 2D एरे में मैट्रिक्स के ऊपर, टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो आइए अब वो देखते हैं प्रोग्राम। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनेगा। कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये तो पता ही है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आपको अगर मैट्रिक्स में डाटा इनपुट कराना है तो नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, और तो नेस्टेड लूप तो लगेगा ही लगेगा। और अगर आपको मल्टीप्लाई भी करना है तो मैट्रिक्स को नेस्टेड नहीं, नेस्टेड भी आपको 3 नेस्टेड लूप यूज करने पड़ेंगे। आई जे के 3 नेस्टेड लूप यूज करने पड़ेंगे। इस तरफ लेफ्ट साइड में मैंने सिर्फ एरे ए डिक्लेयर किया, बी डिक्लेयर किया, सी डिक्लेयर किया है। 2 एरे ए और बी में हम डाटा मैट्रिक्स इनपुट करेंगे और सी में आपका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होके। आई जे रो 1 कॉल 1, के रो 2 कॉल 2 क्या है, वेरिएबल है इंटीजर टाइप के। रो 1 कॉल 1 में फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स होंगे और रो 2 कॉल 2 में आपके सेकंड मैट्रिक्स के रोज और कॉलम होंगे। मैंने सिर्फ ये जो स्टेटमेंट लिखी हैं सी आउट, सी इन और ये फॉर लूप जो इनपुट करने का लिखा है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए ही लिखा है। ए फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए आपकी एरे जो है 2D एरे जो है आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसी के लिए ही इनपुट और आपका नेस्टेड लूप लिखा है। आपको बी के लिए खुद लिखना है क्योंकि बोर्ड में थोड़ा स्पेस का इशू है, स्पेस आपका कम है, इसलिए मैंने बी एरे के लिए कुछ नहीं लिखा है, ए एरे के लिए लिख दिया है। रो 1 फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज हो गई, कॉल 1 में फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम हो गए, और ये नेस्टेड लूप से ए आई जे करके मैंने क्या करा, फर्स्ट मैट्रिक्स का डाटा इनपुट कर दिया। जब आप बी एरे के लिए भी डाटा इनपुट वाली स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके बाद आपको ये लॉजिक लिखना है।
आपको पता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। तो इफ कंडीशन क्या कह रही है? इफ कॉल वन यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 1 अगर सेकंड मैट्रिक्स के रो 2 यानी कि सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है तभी ये लॉजिक चले, अदरवाइज एल्स में जाके कह देगा मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। सपोज आपका ये मैट्रिक्स, ये कंडीशन ट्रू हो गई है और सपोज आपने मैट्रिक्स इनपुट किया है 1 1 1 2 2 2, 2/2 का ए मैट्रिक्स है और 2/2 का ही बी मैट्रिक्स है। तो आपको आई वाला लूप और जे वाला लूप थोड़ा ध्यान से लिखना है, क्योंकि रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का साइज होता है आपको। तो यहाँ पे आई 0 से लेके लेस देन रो 1 और जे 0 से लेके लेस देन कॉल 2 लिखना है, कॉल 1 नहीं लिखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो 1 और कॉल 1 नहीं लिखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लिखना है। और सी आई जे आई 0 कंडीशन ट्रू, जे 0 कंडीशन ट्रू, सी 0 0 में 0 और ये के वाला लूप क्या करेगा? मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट है इसमें। तो के 0 से लेके कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? अगर 2/3 और 3/2 की मैट्रिक्स है तो मुझे कितनी बार वैल्यूज को उठाना? 3 फर्स्ट रो की 3 वैल्यूज फर्स्ट मैट्रिक्स में से और फर्स्ट कॉलम की 3 वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स से उठानी है और तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 बारी वैल्यू उठानी है अगर आपको, तो के 0 से लेके या तो यहाँ पे कॉल 1 आ सकता है या फिर रो 2 आ सकता है। के 0 से लेके या तो कॉल 1 लिख सकते हो या रो 2, क्योंकि कॉल 1 और रो 2 की वैल्यू क्या है? सेम है। तो यहां पे या तो कॉल 1 आएगा या रो 2 आएगा। और सी आई जे प्लस इक्वल टू ए आई के लिखना है। आई तो 0 ही रहेगा, के चेंज होता रहेगा तो आपका फर्स्ट रो की कॉलम चेंज होते रहेंगे। ऐसे बी के जे सेकंड मैट्रिक्स का बी के जे के आपका चेंज होता रहेगा तो आपकी रो चेंज होती रहेगी। जे फिक्स 0 ही रहेगा तो आपका फर्स्ट कॉलम पिक हो जाएगा। जब जे का इंक्रीमेंट करेगा तो आई के तो चेंज होता रहेगा, फर्स्ट रो की सारी वैल्यूज उठाएगा, लेकिन बी के क्या करेगा? सेकंड कॉलम की सारी वैल्यूज के चेंज होता रहेगा और जे आपका 1 हो चुका है तो वो सारी वैल्यूज सेकंड कॉलम की पिक करता रहेगा। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, ए आई के जे। ये आपका सिंपल सा लॉजिक है। इसको थोड़ा सा आप आराम से बैठ के स्टडी करना, कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम टाइप करना और आप देखेंगे कि इससे क्या हो जाएगा, आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने आउटपुट सी एरे को आउटपुट करने का नेस्टेड लूप नहीं लिखा है, आपको वो खुद लिखना है। सेम यही लूप लगेगा आउटपुट करने का। जो नेस्टेड लूप है मैं आपको पहले बता चुका हूँ इससे पहले वाले प्रोग्राम में, तो वो सेम लूप लगेगा। सेम सी आउट ए आई जे आएगा आपका और सी आउट टैब आएगा और एंडल आएगा। और कंडीशन लेकिन उसकी क्या रहेंगी? रो 1 और कॉल 2 रहेंगी। रो 1 और कॉल 2 आउटपुट करने की कंडीशन रहेंगी नेस्टेड लूप की। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा लॉजिक समझ आया होगा। आइए अब आपको मैं असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस देता हूँ 2D न्यूमेरिक एरे पे, तो वो आइए आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको असाइनमेंट में करने हैं।
आइए स्टूडेंट, आप देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे पे कुछ और क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट के फॉर्म में करने हैं, अपने एंड पे करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इसका मतलब आपके 2 डायमेंशनल एरेस क्लियर होंगे। आपको मैंने इससे पहले थोड़ा सा एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले एक क्वेश्चन और दिया था कि आपको स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। जो स्मॉल ए से लेके जेड तक होते हैं उसकी 96 से लेके 122 नहीं होती, 96 की जगह 97 होता है। 97 से लेके 122 तक होती हैं स्मॉल ए से लेके जेड तक की आस्की वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज। जो न्यूमेरिक कोड होता है अल्फाबेट्स का वो स्मॉल ए का 97 से लेके 122 तो होता है। पहला क्वेश्चन क्या करना है आपको, सम ऑफ ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स इंडिविजुअली फाइंड आउट करना। आपको जैसे एक मैट्रिक्स इनपुट करी तो आपको अपना हर रो का सम फाइंड आउट करना है और हर रो का सम प्रिंट करना आपने। सेकंड क्या है, सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। आपने हर मैट्रिक्स के हर कॉलम का सम फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है टू फाइंड द मैक्सिमम फ्रॉम द एरे। 2D एरे में जहां पे भी मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है, जिस रो और कॉलम पे पड़ी है, आपको वो फाइंड आउट करनी है और वो प्रिंट करनी है। अब 2 डायमेंशनल से नेक्स्ट आपका है टॉपिक 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में एक स्क्वायर ब्रैकेट और ऐड आ जाएगा आपका, तो 3 डायमेंशनल आपका एरे बन जाएगा। ऐसी डायमेंशन स्पेसिफाई करने की कोई लिमिट नहीं होती है C++ में, लेकिन मैक्सिमम हम 3 डायमेंशन तक ही एरे को यूज करते हैं। आइए आप देखते हैं 2 डायमेंशनल एरेज में करेक्टर एरेज। करेक्टर एरे 2D करेक्टर एरे अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो कैसे आप उसमें इनपुट करेंगे, कैसे आउटपुट करेंगे। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं 2D करेक्टर एरे। 2D करेक्टर एरे बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स के साथ डील करना पड़ जाए। सपोज अगर आपको 10 स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो आप 10 1D करेक्टर एरे तो डिक्लेयर करेंगे नहीं, क्योंकि जितने एरे ज्यादा डिक्लेयर करेंगे तो आपका उसमें डिक्लेरेशन भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और स्टेटमेंट भी, इनपुट आउटपुट भी, स्टेटमेंट और प्रोसेसिंग स्टेटमेंट भी आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा लिखनी पड़ेगी। तो बेटर क्या होता है कि आप 2D करेक्टर एरे डिक्लेयर कर दो। तो मैंने एक करेक्टर एरे डिक्लेयर कर दिया ए, जिसमें कितनी रोज है, 10 रोज हैं और हर रो में कितने कॉलम्स हैं, 50 कॉलम्स हैं आपके। हर रो में क्या आ सकता है, एक स्ट्रिंग आ सकती है और हर स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, जितने कॉलम्स है, यानी 50 कैरेक्टर हो सकते हैं। 50 कैरेक्टर नहीं, एक नल कैरेक्टर के लिए होगा तो 49 कैरेक्टर आ सकते हैं और एक नल कैरेक्टर के लिए आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये 10 रोज बनेगी और 50 कॉलम बनेंगे या 10 स्ट्रिंग्स बनेगी और हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 50 कैरेक्टर्स की लेंथ होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आई और एन मैंने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्ट्रिंग्स। आप पूछेंगे कितनी स्ट्रिंग्स इनपुट करनी है। मैक्सिमम तो 10 कर सकते हो, लेकिन 10 से कम कर, क्योंकि आप जो एरे का साइज होता है उतने ही इनपुट नहीं करते, उसे कम करना चाहो तो आपको एक यूजर से पूछना पड़ेगा कितनी स्ट्रिंग इनपुट करनी है। सपोज मैंने बोला एंड में 5 के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। ये एंटर जब आप गेटलाइन यूज करोगे, गेटलाइन में आपको फर्स्ट टाइम मिल जाएगा और फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट नहीं हो पाएगी। तो ये 5 का जो एंटर है ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करना पड़ेगा, सी इन डॉट गेट विदाउट पैरामीटर एक बार कॉल करना पड़ेगा, ताकि जब ये लूप का गेटलाइन चले एरे के लिए तो फर्स्ट स्ट्रिंग वो स्किप ना करे। अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर आपने सी इन डॉट गेट नहीं लगाया तो 5 स्ट्रिंग नहीं 4 स्ट्रिंग ही इनपुट कराएगा, एक कम कराएगा। तो आइए देखते हैं कैसे काम करेगा। I 0 हुआ, कंडीशन 0 लेस देन 5 कंडीशन इज टू एंटर स्ट्रिंग। गेट लाइन में आप 2D एरे, अगर 1D एरे होता तो सिर्फ एरे का नाम पास करते हो, लेकिन 2D एरे है तो आपको एरे के नाम के साथ
रो का इंडेक्स भी पास करना है स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रो का इंडेक्स भी मेंशन करना पड़ेगा, ताकि आई चेंज होता रहे। और ए आई 0 होगा तो ए 0 रो हो जाएगी, आई 1 होगा तो ए 1 रो हो जाएगी, आई 2 होगा तो ए 3rd रो हो जाएगी। ऐसे सारी रोज चेंज होती रहेंगी। आई जे नहीं स्पेसिफाई करना है, आपको सिर्फ रो का इंडेक्स ही स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट आपका ये फाइव स्ट्रिंग्स इनपुट कर देगा। अब नेक्स्ट आपका लोग क्या कर रहा है, सी आउट कर रहा है 5 स्ट्रिंग्स को। सी आउट में भी ए आई रो इंडेक्स ही पास करना है, आपको कॉलम इंडेक्स नहीं पास करना है। एरे का नाम 2D एरे में ना तो एरे का नाम पास करना है, ना ही ए पास करना है, ना ही ए आई जे पास करना है। आपको ए आई पास करना है, ना ये पास करना है, ना ये पास करना है, आपको रो का इंडेक्स ही पास करना है। तो आप इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्या क्वेश्चंस हैं, टू फाइंड वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन ईच रो। आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूं कि आपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, आपने मल्टीपल स्ट्रिंग्स इनपुट करी, हर स्ट्रिंग में वॉवल और कॉन्सोनेंट बताने हैं। फर्स्ट रो में इतने वॉवल्स हैं, इतने कॉन्सोनेंट है, सेकंड रो में इतने वॉवल्स हैं, इतने कॉन्सोनेंट है। तो आपको मैं वॉवल और कॉन्सोनेंट का 1D एरे में प्रोग्राम करा चुका हूं। तो आपको नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज करते हुए ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, वॉवल और कॉन्सोनेंट काउंट करना इन ईच रो। तो आइए अब देखते हैं कि एरेज को कैसे फंक्शन में पास करना है। फंक्शंस में अगर आपको एरेज पास करने हैं तो कैसे पास करने हैं। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं कैसे 1 डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल एरे या किसी भी डायमेंशन का एरे अगर आपको फंक्शंस में कैसे पास करना है तो कैसे पास करना है। फर्स्ट फंक्शन मैंने क्या नाम डिक्लेयर किया है, प्रिंट फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया है, और उसमें मैंने 2 पैरामीटर्स रखे हैं, एक इंट स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा इंट। तो ये एक क्या स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट कर रहा है कि हम इसको 1D एरे पास करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहाँ कोई 1D एरे का साइज मेंशन नहीं करा है। आप यहाँ साइज मेंशन करना चाहो तो साइज मेंशन कर सकते हो, लेकिन अगर आप हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे एक फर्स्ट एरे 1D एरे पास होगा और सेकंड पैरामीटर क्या पास होगा, सिंपल इंटीजर पास होगा। क्योंकि 1D एरे पास करेंगे, एंटायर एरे पास करेंगे तो उसमें कितनी वैल्यूज हैं हमें कैसे पता लगेगा, वो सेकंड पैरामीटर से पता लगेगा। सेकंड फंक्शन क्या है, प्रिंट टू सेकंड फंक्शन का नाम है, और इसमें पहला पैरामीटर क्या है, एक 2D एरे है। 2D एरे में मैंने रो का साइज तो मेंशन नहीं करा है, लेकिन कॉलम का साइज मेंशन करा है। जब भी आप 2 डायमेंशनल एरे पास करते हो तो आप रो का साइज ओमिट करना चाहो, हटाना चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन कॉलम का साइज आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं रोज तो जितनी मर्जी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम कितने होंगे, 3 कॉलम ही होंगे। अगर किसी एरे का कॉलम 3 नहीं है, 4 है, 5 है, तो फिर इस एरे को आप इस फंक्शन को फिर आप वो एरे पास नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि रो साइज कैन बी, रो साइज इज ऑप्शनल वेयरएज कॉलम साइज इज मैंडेटरी। ऐसे 2 इंटीजर पैरामीटर पास किए हैं। 2 इंटीजर पैरामीटर क्या डिनोट कर रहे हैं, रोज और कॉलम्स को डिनोट कर रहे हैं। कितनी रोज आपने इस 2D एरे में मेंशन की हुई हैं और कितने कॉलम आपने इसमें मेंशन किए हुए हैं। मेन के अंदर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है, ए एरे, और उसको मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी है, उसको इनिशियलाइज करा है। मैंने इनपुट नहीं किया है, सी इन नहीं किया है। सी इन करने का आपको, अगर आपको सी इन करना है तो आप सी इन कर सकते हो। मैंने आपको वो 1D एरे में जब बताया था तब करवाया था सी इन कैसे करना है, इनपुट कैसे करना है। लेकिन मैंने इसमें एक नई चीज बताई है कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है। एरे को जब भी इनिशियलाइज करना होता है कर्ली ब्रैकेट से इनिशियलाइज करना होता है। अब इस कर्ली ब्रैकेट में मैंने सिर्फ 3 ही वैल्यूज मेंशन करी हैं, 1 2 3, पर इस एरे का साइज तो 10 है। फर्स्ट 3 ब्लॉक में तो 1 2 3 चला जाएगा, 0 1 2 पे तो 1 2 3 चला जाएगा, रिमेनिंग ब्लॉक्स पे क्या जाएगा
तो जब आपका एरे पार्शली इनिशियलाइज होता है तो रिमेनिंग ब्लॉक्स पे क्या जाता है, 0 जाता है। अगर आपने सारी वैल्यूज मेंशन नहीं करी हैं, सिर्फ कुछ ही वैल्यूज मेंशन करी हैं, तो स्टार्टिंग के ब्लॉक्स में तो ये वैल्यूज चली जाएंगी और रिमेनिंग ब्लॉक्स पे क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। ऐसे मैंने 2 डायमेंशनल एरे बी डिक्लेयर किया 3 बाय 3 रोज 3 कॉलम, और इसको एरे को इनिशियलाइज भी किया है। ये स्टार्ट करली ब्रैकेट है, ये एंड करली ब्रैकेट है। इस स्टार्ट और एंड करली ब्रैकेट के अंदर मैंने करली ब्रैकेट फिर दोबारा लगाए हैं। ये फर्स्ट रो का डाटा है, ये फर्स्ट रो का डाटा है, ये सेकंड रो का डाटा है, ये थर्ड रो का डाटा है। तो ऐसे, और हर रो के बाद कॉमा लगाना जरूरी है। लास्ट रो के में कॉमा नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट रो और सेकंड रो में कॉमा आएगा। तो ये आपका 2D एरे को इनिशियलाइज करने का सिंटेक्स है। अगर मैं थर्ड रो ओमिट कर देता हूं तो फिर आपका फर्स्ट रो में, फर्स्ट और सेकंड रो में तो ये वैल्यू चली जाएंगी और थर्ड रो में क्या चली जाएंगी, 0 0 चला जाएगा आपका। अब नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूं, इस एरे ए फर्स्ट 1D एरे और बी 2D एरे की वैल्यूज में इन प्रिंट और प्रिंट टू फंक्शन से प्रिंट कराना चाहता हूं। तो मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल करा, ए एरे पास कर दिया और 10 पास कर दिया। ए एरे आपका y में चला जाएगा और n में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। n में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और फॉर लूप से मैंने i वेरिएबल डिक्लेयर किया और 0 से स्टार्ट किया फॉर लूप को, और लेस देन n तक चलेगा, लेस देन 10 तक चलेगा, और 10 वैल्यूज 0 से लेके 9 तक y क्या करेगा, एरे a की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा 1 2 3 0 0 0 0। 10 वैल्यूज जो रिमेनिंग 7 वैल्यूज है वो क्या प्रिंट होंगी, आपकी 0 प्रिंट होंगी। ऐसे नेक्स्ट टाइम मैंने प्रिंट टू फंक्शन कॉल करा है, बी एरे पास कर दिया है और 3 रोज 3 कॉलम्स, रोज और कॉलम भी पास करे हैं। तो x में बी एरे आ गया है, x में बी एरे आ गया है, और r और c में क्या आ गया, 3 3 आ गया है। i j वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, और ये नेस्टेड लूप से मैंने क्या करा, वैल्यूज को सी आउट कर दिया। ये नेस्टेड लूप तो मैं आपको न्यूमेरिक 2D एरे में समझा चुका हूं। तो ये वैल्यू आपकी सी है। इस प्रोग्राम का मकसद दो मकसद है। क्या 2 मकसद है, कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है, ऐसे इनिशियलाइज करना है, और एक एंटायर एरे को, 1D एरे को, 2D एरे को, 3D एरे को कैसे पास करना है। तो आप एंटायर एरे 1D एरे ऐसे पास करेंगे, 2D एरे ऐसे पास करेंगे। 2D एरे में आपको कॉलम का साइज मेंशन करना जरूरी है, रो का साइज आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, या 3 लिखना चाहो 3 बाय 3 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसका लिखो ना लिखो कोई बेनिफिट नहीं होता है आपका। जब आप एंटायर एरे पास करते हो, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया है, तो ए और बी के क्या पास होंगे, वैल्यूज पास नहीं होंगी, एड्रेसेस पास होंगे। तो ए का एड्रेस y के पास जाएगा और b का एड्रेस x के पास जाएंगे। तो ये आपको एड्रेसेस का कंसेप्ट थोड़ा पॉइंटर में आएगा, तब समझाऊंगा कि ये y और x एक्चुअली क्या बनते हैं। ये पॉइंटर वेरिएबल्स बनते हैं जिनके पास क्या होता है, एड्रेसेस जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉइंटर्स मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू जो कराऊंगा वो पॉइंटर्स का ही कराऊंगा। तो इसके साथ आपके एरेज फिनिश हैं। एरेज में 1D एरे होते हैं, 2D एरे होते हैं, और 1D एरे में कैसे न्यूमेरिक एरे, कैरेक्टर एरे, ऐसे 2D एरे में भी न्यूमेरिक एरे, कैरेक्टर एरे। 3D एरे हम डिस्कस नहीं करते हैं। 3D एरे वैसे वो कोई बड़ी बात नहीं है, 3D एरे भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। 3D एरे बेसिकली टेबुलर फॉर्म में है, टेबुलर डाटा अगर आपका आता है तो 3D एरे यूज होते हैं आपके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा एरेज का कंसेप्ट। तो अगर फिर भी किसी भी प्रोग्राम में या एरे के कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, फंक्शन में एरेज कैसे पास करते हैं कैसे नहीं, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं। और अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।